बैंकिंग क्षेत्र की प्रचलित शब्दावली। बैंक दर, जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है, बैंक दर कहलाती है। इसके माध्यम से रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। बैंक दर में वृद्धि करने पर पहला, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से दीर्घकालीन ऋण कम लेंगे, फलस्वरूप बैंकों के पास पूंजी की मात्रा अर्थात तरलता में कमी आएगी। दूसरा, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की जा सकती है। तीसरा, निवेशकर्ताओं और परिवार द्वारा साख की मांग में कमी आएगी अर्थात अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी होगी। चौथा, उपभोग व्यय एवं निवेश में गिरावट अर्थात समग्र मांग में कमी होगी। पांचवा, वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में कमी होगी जो मुद्रास्फीति के नियंत्रण में मददगार होगा। बैंक दर में कमी करने पर बैंक दर की वृद्धि करने के प्रभाव का ठीक उल्टा प्रभाव पड़ेगा, यानी बैंक ऋण अधिक लेंगे, बैंक की पूंजी की मात्रा बढ़ेगी, यानी तरलता में वृद्धि होगी। बैंकों के ब्याज दर में कमी आएगी, साख की मांग वृद्धि होगी, यानी अर्थव्यवस्था की तरलता में वृद्धि होगी। समग्र मांग में वृद्धि होगी, वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि, मुद्रा अपस्फीति नियंत्रण होगी। रेपो दर में वृद्धि और कमी का प्रभाव। रेपो दर में वृद्धि और कमी का प्रभाव बैंक दर के वृद्धि और कमी के प्रभाव के समान ही होता है। रिवर्स रेपो दर, अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है, ये रिवर्स रेपो दर कहलाती है। सामान्यतः बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाने पर उसमें कमी लाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ी ब्याज दरों पर कॉमर्शियल बैंक को अल्प अवधि के लिए नकदी रिजर्व बैंक में जमा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि करने पर पहला, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को अल्पकालिक ऋण अधिक मात्रा में उपलब्ध कराएंगे और इससे बैंक की तरलता में कमी आएगी। दूसरा, बाजार में तरलता की कमी होगी और परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में वृद्धि होगी। तीसरा, निवेशकर्ताओं और परिवारों द्वारा साख की मांग में कमी होगी अर्थात अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी होगी। चौथा, उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट आएगी अर्थात समग्र मांग में गिरावट आएगी। पांचवा, वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी आएगी अर्थात मुद्रास्फीति नियंत्रण में सहायक होगी। रिवर्स रेपो दर में कमी करने पर रिवर्स रेपो दर में कमी इसके वृद्धि के विपरीत प्रभाव डालेगी अर्थात बैंक आरबीआई के अल्पकालीन ऋण कम मात्रा में उपलब्ध कराएंगे। इसके कारण बैंकों की तरलता में वृद्धि होगी, बाजार में भी तरलता में वृद्धि होगी और परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में कमी आएगी। समग्र मांग में वृद्धि होगी तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी जो मुद्रा अपस्फीति नियंत्रण में सहायक होगी। बचत बैंक दर, बैंक ग्राहकों की छोटी छोटी बचतों पर बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर को बचत बैंक दर कहा जाता है। जमा दर, बैंक ग्राहकों की सावधि जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज की दर को जमा दर कहा जाता है। नकद आरक्षित अनुपात CRR किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है, नकद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। इसकी दर जितनी ऊंची होती है, बैंकों की साख सृजन क्षमता उतनी ही कम होती है। नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि और कमी का प्रभाव बैंक दर में वृद्धि और कमी के प्रभाव के समान ही होता है। वैधानिक तरलता अनुपात SLR किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत भाग जो नकद, स्वर्ण व विदेशी मुद्रा के रूप में उसे अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है, वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। बैंकों को वित्तीय संकट का सामना करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है। वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि और कमी का प्रभाव बैंक दर में वृद्धि और कमी के प्रभाव के समान ही होता है। प्राइम लेंडिंग रेट PLR किसी भी बैंक के लिए प्राइम लेंडिंग रेट वह ब्याज दर है जिस पर बैंक उस ग्राहक को जिसके संबंध में जोखिम शून्य है को ऋण देने का तैयार है। यह दर एक तरह से आधार दर के रूप में कार्य करती है जिसको ध्यान में रखकर अन्य उद्यमियों के संबंध में बैंक अपनी ब्याज दर निर्धारित करता है। आधार दर प्रणाली बेस रेट RBI ने PLR आधारित उधार देय प्रणाली के स्थान पर जुलाई 2010 से आधार दर प्रणाली लागू किया है। इसकी गणना लागत आधारित सूत्र से की जाएगी। यह PLR से कम होगा तथा कोई भी बैंक इसमें निश्चित दर पर किसी को उधार नहीं देगा। माइक्रो फाइनेंस को विनियमित विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड को नियामक निकाय बनाया गया है।
इसके लिए द माइक्रो फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2007 लोकसभा में 20 मार्च 2007 को प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक में माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी फंड नाम से एक कोष के सृजन का प्रावधान है। विधेयक के अधिनियम होने पर माइक्रो फाइनेंस उपलब्ध कराने वाली सभी संस्थाओं के लिए नाबार्ड के पास पंजीयन कराना होगा तथा इसकी अनुमति के बिना ग्राहकों को ऐसी सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकेगी। पंजीयन के लिए संबंधित संस्था के पास अपने स्वयं की न्यूनतम राशि 5 लाख होना अनिवार्य किया गया है। विधेयक में किए गए प्रावधानों में 50,000 रुपये तक राशि उधार देने, आवास ऋण के मामले में 1.5 लाख रुपये तक को माइक्रो फाइनेंस कहा गया है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट 1 फरवरी 1964 को संसदीय अधिनियम से स्थापित किया गया। भारतीय यूनिट ट्रस्ट अब अपने परिवर्तित स्वरूप में निजी क्षेत्र की कंपनी हो गया है। इसकी परिसंपत्तियों को परिचालन का अधिकार भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा व पंजाब नेशनल बैंक को दिया गया। इन चारों ने सरकार को पूरा मूल्य चुकाकर यूटीआई द्वितीय यूटीआई एएमसी के प्रबंधक के साथ साथ इसका स्वामित्व भी हासिल कर लिया। यूटीआई एएमसी यूटीआई म्यूचुअल फंड में इन चारों को हिस्सेदारी 25-25% है। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में है। इस समय इसके 7 जोनल कार्यालय तथा 100 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी। दिसंबर 2011 में एलआईसी की चुकता पूंजी 5 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय हैदराबाद में है। 17 मार्च 1997 को सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड की स्थापना की। इसकी अधिकृत पूंजी 1000 करोड़ रुपये तथा मुख्यालय कोलकाता में है।